समय था जब सिकंदर के साथ बहुत सारे इतिहासकार और विद्वान लोग भारत में आए, तो उन्होंने यहाँ पे पाया कि उन्होंने यहाँ से जो अभिलेख लिपिबद्ध किया, वहाँ से हमारी भाषाई संस्कृति के आगे आगे पता चलता है। और उसी के ही सिपह सालार के यहाँ जब सेल्यूकस आता है तो उसी के राज्य में मेगास्थनीज आता है उसी के साथ, और यहाँ के बारे में लिखता है कि यहाँ कैसे सरकारी कामकाज की भाषा रही। इतनी समृद्ध भाषाओं से होते हुए भी एक महत्वपूर्ण बात जो छिप जाती है वह यह है कि कभी भी हमारे शासन सत्ता के द्वारा राजभाषा के रूप में बहुत व्यापक प्रचार प्रसार का जो है सिलसिला नहीं चला। जैसे जब संस्कृत राज दरबार की भाषा थी तो जन भाषा उस समय प्राकृत हुआ करती थी, और जब पाली भाषा राज दरबार की भाषा बनी तो उस समय की भाषा अपभ्रंश जन भाषा थी। इसे आप देख सकते हैं, और इसी अपभ्रंश से चल करके हमारी हिंदी का विकास हुआ है। सन 1000 ईस्वी के आसपास जब हमारे देश में बाहरी अरब आक्रमणकारियों ने सामना किया तो उन्होंने अपना आसपास का जो क्षेत्र बनाया वह आगरा के आसपास का क्षेत्र था। क्योंकि वो अरब से आए थे, उनकी मातृभाषा तुर्की अथवा फारसी होती थी, और उनको जब यहाँ शासन सत्ता स्थापित किए तो कामकाज में दिक्कत होने लगी। और उसी समय अपभ्रंश से ही छिटक करके कहिए टूट करके खड़ी बोली हिंदी का निर्माण हो रहा था, और ये निर्माण दिल्ली के आसपास के इलाकों में हो रहा था। इसलिए जब यहाँ पर अरब लोगों ने अपनी सत्ता शासन की तो वहाँ के जो सैनिक वगैरह थे वो दिल्ली के आसपास जब लोगों से व्यवहार करते थे, बातचीत करते थे, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने अपने अरबी और फारसी और यहाँ की स्थानीय खड़ी बोली दोनों को मिला करके बात करने का प्रयोग किया, और यही भाषा आगे चल करके हिंदी, हिंदुई, हिंदवी और हिंदुस्तानी के रूप में कहलाई। ये भाषा आगे चल करके जब उनके अभियान दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो यही भाषा दक्षिण में जो हिंदी, हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी थी दक्षिणी के रूप में कहलाई गई। और जब बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर ये सारे प्रांतों में जब मुगल सल्तनत भी अपनी सत्ता स्थापित की तो वहाँ पर उनकी मुगलों की या दिल्ली दरबार की जो भाषा फारसी हुआ करती थी, तो वहाँ पे जो सैनिक छावनियाँ बनाई जाती थी, सैनिक भी जैसे दिल्ली के आसपास के लोगों से वो व्यवहार करते थे, वैसे ही वो दक्षिण में जाकर के दक्षिणी भाषाओं के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू किए। तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी और जो अरबी फारसी के शब्द थे उनसे मिलकर के एक नई भाषा जन्म लेने लगी, जिसका नाम आया जबान उर्दू, बाद में जिसे उर्दू कहा गया। एक्चुअली जबान उर्दू का मतलब होता है छावनी की भाषा, यानी कि ये भाषा सैनिक छावनियों में विकसित हुई थी, जिसमें अरबी फारसी के शब्द थे, मगर ये पूरी तरह फारसी नहीं थी। ये भाषा चूंकि स्थानीय भाषा से भी संपर्क में थी तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हिंदुस्तानी था, केवल इसके लेखन और इसके लिपि को लेकर के फारसी शैली अपनाई गई, लेकिन पूरा का पूरा व्याख्या हिंदुस्तानी भाषा को लिया गया। तो हमारी हिंदी का जो ये समृद्ध इतिहास है यहाँ से शुरू होता है। और जब देश आज़ाद हुआ तो देश के संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा के लिया, और इसके लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किए। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में हिंदी के राजभाषा के बारे में बहुत सारा जो है उपबंध है, बहुत सारा उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में देश के अन्य भारतीय जो प्रांतीय भाषाएं थी उनको भी बड़े सम्मानजनक ढंग से याद किया गया है, और इनकी संख्या बढ़कर के आज 22 हो गई है। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान दिया गया कि हिंदी संघ के राजकाज की भाषा होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसी तरह अनुच्छेद 351 में यह उल्लेख किया गया कि हिंदी भाषा के विकास में हमें सभी प्रांतीय भाषाओं से सहयोग लेना है तथा इसके मूल शब्दों को संस्कृत या लोकल बोलचाल की भाषा से जो है इसको समृद्ध करना होगा, और ऐसी भाषा का निर्माण करना होगा जो भारत की सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा दे सके। यानी कि कहीं भी हिंदी को लेने के लिए या हिंदी को विकास करने के लिए किसी के ऊपर जोर ना डाल करके, बल्कि सबसे
सहयोग लेकर के इसका विकास हुआ। इसीलिए हमारे कवियों ने कहा, सबसे सिंदूर लेकर माथे सजाए बिंदी, यानी कि हिंदी जो भारत के माथे की बिंदी, इसलिए सभी भाषाओं से सिंदूर उधार लिया है, इसलिए किसी के साथ तो मतभेद ही नहीं है। इसके बाद हिंदी को 15 साल के लिए राजकाज की भाषा को अपनाया गया, लेकिन इस बीच में हिंदी भाषा को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए और कालांतर में हिंदी भाषा के इस 15 साल के प्रयोग को बंद करके अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। आने वाले समय में या हर दिन मैं आपको राजभाषा से संबंधित धारा अधिनियम 3(3), राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम 1976 के बारे में मैं संक्षेप में जानकारी दूंगा। आज मैं आपको हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में तथा उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया। वैसे तो हमारे यहाँ हिंदी पखवाड़े के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन हमारे